अगली हेडिंग है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है पहले आप समझिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझने का प्रयास करिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। सो इंपैक्ट पैरामीटर को हम लोग देखना चाहते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए, हम लोग सीखते हैं इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सो ये क्या है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल कैसे आ रहे थे, देखो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना बच्चों, प्रयास करिएगा सब लोग। ये कहाँ गया, ये वाले भाई साहब थोड़ा सा ये ऊपर रहेंगे, ये चीज, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास नीचे। ठीक है, चलिए ये एंगल हो जाएगा आपके पास थीटा। क्या है इंपैक्ट पैरामीटर, लेट्स समझते हैं। ये एक वर्टिकल डिस्टेंस है किसके किसके बीच से, इस न्यूक्लियस के सेंटर से, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से, और यहां जो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है, इनसे और न्यूक्लियस के सेंटर से बीच की जो दूरी कहलाती है, वह एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर वो दर्शाता है कि भैया ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो वेदर डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, है ना। जैसे अगर हम बोले बहुत ऊपर की अगर अल्फा पार्टिकल थी, वो कैसे जा रही थी, एकदम सीधे सीधे जा रही थी, थोड़ा सा और नीचे आया तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ था, थोड़ा कम, थोड़ा और नीचे आया तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और नीचे आया तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ, और ज्यादा। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, मतलब इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम होती चली जा रही है, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है ना। ये कौन बताता है, इंपैक्ट पैरामीटर बताता है। तो व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वेलोसिटी वेक्टर। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस बी को ही हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके किसके, न्यूक्लियस के सेंटर, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर, ये अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। अब ये न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो हम लोग ZE लिखेंगे। कैसे सर लिखते हैं वो मैं समझा देता हूं। जैसे बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग जानते होंगे XAZ, किसी भी केमिस्ट्री में आप लोग बात करते हैं, X हो गया एलिमेंट का नाम, Z हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और A हो गया मास नंबर। जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए, किसका लिया जाए, क्लोरीन, चलो क्लोरीन ले लेते हैं, कितना होता है 1735.5, ऐसा ही कुछ होता है क्या। तो इनका Z कितना हो गया 17, ठीक है। अब अगर हम बात करें, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, केमिस्ट्री में ये तो जानते हैं। अब मैं आपसे बोलूं, अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है तो चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E। अगर हम बोले क्लोरीन का चार्ज कितना होगा तो आप कैसे पता लगाओगे, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने मिल गए, 17 इंटू E, ये इसका क्या कहलाएगा, चार्ज ऑफ व्हाट, क्लोरीन एटम। अगर हम बोले सोडियम का चार्ज कितना होगा, जल्दी कोई बच्चा बता सकता है क्या, सोडियम का कितना होता है, Na1123, तो Z कितना हो गया इसका, Z हो गया 11, चार्ज कितना होता है, चार्ज इक्वल टू होता है Z इंटू E,
चार्ज इक्वल टू क्या होता है, z इंटू ई। जेड कितना हो गया, 11 इंटू ई, ये इसका हो जाएगा क्या, चार्ज। ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई न्यूक्लियस है जिसके अंदर n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, तो उसका चार्ज कितना होगा, एनी, है कि नहीं। अगर मुझे पता है अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, z ही। इसी वजह से जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस रखते हैं हमेशा क्या रखते हैं, z इंटू ई। मान लेते हैं इसके अंदर z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन z क्या होता है, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होता है, इंटू ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ सॉरी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ये बार बार मैं z ई लिखूंगा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है ये हमेशा, कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है। तो बेटा इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो गया, चलिए फटाफट डिफाइन करिएगा, हेडिंग लिखिएगा इंपैक्ट पैरामीटर। और कल का फिगर आपने बनाया था ना, उस फिगर में एक लाइन ऐसे बना करके ये एंगल थीटा और ये बी लिख लीजिएगा, वर्टिकल डिस्टेंस। जो फिगर आपने बनाया था इसमें फॉर्मूला होता है इंपैक्ट पैरामीटर का, लिख लेना होगा, b इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 होल अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 mu स्क्वायर। ये होता है इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला। पहले लिखिए, फिगर बनाइए और डिफाइन करिए। पहले फिगर बनाइए फिर डिफाइन करिए। तो डेफिनेशन लिख लिया जाए, लिखिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the velocity vector, the perpendicular distance of the velocity vector, ब्रैकेट में u वेक्टर लिखिएगा, u वेक्टर ब्रैकेट बंद, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स from the center of nucleus, from the center of nucleus is called an impact parameter, is called impact parameter। फटाक से फॉर्मूला लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए तड़ाक से। चलिए अब नोट नंबर 1 में अगर मैं बोलूं आपसे, बहुत सिंपल सी, इसके अंदर कुछ नोट्स हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं ये इंपैक्ट पैरामीटर बड़ा हो जाए तो ये अल्फा की वैल्यू कैसी होगी, डिफ्लेक्शन कैसा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ये छोटा हो जाएगा एकदम, है कि नहीं, यस नो। अगर बी की वैल्यू कम हो जाए तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, देखो ये जैसे जैसे कम हो रहा है डिफ्लेक्शन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है क्या। अब मैं बोलूं अगर ये b 0 हो जाए, b 0 हो जाएगा मतलब एकदम सेंटर पे आ जाएगा, इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं, यस नो। तो फटाफट तीनों नोट्स में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ impact parameter, the scattering angle is small. For large value of impact parameter, the scattering angle is small. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, that is theta is small. ठीक है। Second point, if the impact parameter is small, if the impact parameter is small, hence the angle of scattering, hence the angle of scattering bracket में theta is large, bracket बंद, is large, is large. Third point, if impact parameter is 0,
if impact parameter is 0, then the alpha particle traveling directly towards the nucleus and then retraces their path hence scattering angle bracket में theta is equal to 180 degree. Hence scattering angle becomes bracket में theta equal to 180 degree. Scattering angle bracket में theta becomes 180 डिग्री. हो गया? समझ में आ गया तीनों पॉइंट? अगर बड़ा होगा b तो डिफ्लेक्शन कम होगा. जैसे जैसे b छोटा होता जाएगा, नजदीक आते जाओगे न्यूक्लियस के, डिफ्लेक्शन ज्यादा होता दिखाई देगा. जैसे ही b की वैल्यू 0 हुआ तो ये इधर आएगा, वापस उसी रास्ते से चला जाएगा और थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. क्लियर हो गया बच्चों? वीडियो वालों बोलो यस नो. वीडियो वालों आप लोग से पूछ रहा हूं. यस सर. चलो वैक्स नेक्स्ट. ध्यान से सुनो. ध्यान रैम. चलो नेक्स्ट है आपके पास, वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? आर नॉट. देखो सीखो, पहले समझो, उसके बाद लिखा जाएगा. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये अल्फा पार्टिकल आई 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 एकदम, ये जब हम मान लेते हैं कब? जब इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो, एकदम मतलब ये सेंटर पे जा रहा हो अल्फा पार्टिकल. ठीक है? जब इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो तब मैं बात कर रहा हूं, तभी हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते हैं. होता क्या है पहले वो बताता हूं. ये अल्फा पार्टिकल आई 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 धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी कम होगी कम होगी और यहां पे आते ही क्या हो जाएगी? 0. फिर वापस हो जाएगी, रिट्रेस करेगा. यही तो होगा. क्यों वापस जा रहा है? क्यों नहीं से टकरा रहा है न्यूक्लियस से? क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव. इसका चार्ज कितना होगा बेटा? Z इंटू ई. वाइट से लिख लेते हैं, Z इंटू ई. तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को रिपल किया. अब ये क्वेश्चन है कि ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के कितना नजदीक से नजदीक पहुंचा था, है ना? यही दूरी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. मतलब ये जब अल्फा पार्टिकल आई 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 जब रेस्ट में आया, वो कितना नजदीक पहुंच चुका था किसके? न्यूक्लियस के. वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिफोर रिट्रेसिंग द पाथ. रिट्रेस करने से पहले वो कितना नजदीक पहुंचा था? कहां पर? न्यूक्लियस के करीब पहुंचा था. वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. बात समझ में आ गई? यस नो? इस केस में इंपैक्ट पैरामीटर कितना हो जाएगा? 0 होगा. तभी तो दिखेगा एकदम वापस रिट्रेस कर रहा है. अपने आप समझ में आ रहा है कि अगर रिट्रेस कर रहा है तो पक्का है कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा? 0 होगा. क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से सुनने वाली बात यहां पर है बहुत जरूरी. यहां पे जो अल्फा पार्टिकल्स था इनके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी थी तभी तो अल्फा पार्टिकल चल रहा था. अब यहां पे आके रुक गया, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? क्या काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो चुका होगा? अब वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो चुका होगा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी याद आ रहा है? कुछ कुछ नहीं याद आ रहा, मैं आपको याद दिलाऊं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट. और V की वैल्यू थी आपके पास KQ अपॉन में R इक्वल टू W बाई क्यू नॉट. ये W बराबर क्या होता था? KQ क्यू नॉट बाई R. इसी W को हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ये दो चार्जेस के बीच में लगता था. एक चार्ज अल्फा पार्टिकल का हो गया, दूसरा चार्ज न्यूक्लियस का हो गया. मतलब अब ये काइनेटिक एनर्जी टोटली किस में कन्वर्टेड हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में. तभी ये भाई साहब रुके होंगे और वापस अपने पाथ पे गए होंगे. तभी आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट होगा. और ये इस साल के पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आने वाला क्वेश्चन है. ठीक है? इस साल के पेपर में
कंफर्म लिख लेना, क्या आएगा, तय है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब हुआ ये अल्फा पार्टिकल आया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये कितना नजदीक पहुंचा है किसके, न्यूक्लियस के, वो डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब कैसे इसको निकालेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो पहले हेडिंग लिखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फटाफट लिख लीजिएगा, हेडिंग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लिखा जाए, लिखिए द मिनिमम डिस्टेंस, the minimum distance up to which an energetic alpha particle, the minimum distance up to which an energetic alpha particle traveling directly towards the nucleus can move before coming to rest, and then retracing its path is known as distance of closest approach, distance of closest approach, ठीक है। ये बेटा थोड़ा ध्यान देना, कोई बच्चा बात नहीं करेगा। देखो अब इसको निकलेगा कैसे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन यही आता है एग्जाम में, डेफिनेशन और प्लस एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आएगा, छोटा सा है, समझ में आ जाएगा। इफ b इज इक्वल टू 0, b मतलब इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो गया, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। इफ b इज इक्वल टू 0 देन काइनेटिक एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या थी बेटा, जाने से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 1/2 mu², वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा, थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती कहां से निकल रहा है। के की वैल्यू क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, 1/4πε0। क्यू मतलब है इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, 2e। आपको पता ना अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम, 2He4। तो यहां z की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा, 2 दिख रही है। तो हमने बताया था चार्ज इक्वल टू क्या होता है, z इंटू ई। z की वैल्यू क्या है, 2 इंटू ई। ये हो जाएगा किसका, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस q की जगह आपके पास क्या हो गया, जल्दी बताओ, 2e इंटू इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, Ze, अपॉन में इनके बीच की दूरी यही तो है, अपॉन में r। तो ये r की जगह क्या हो जाएगा, r0। किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा तो बताओ, नहीं ना, हो गया, निकल गया। इस r0 को इधर लेते आओ, इसको नीचे लेते आओ, आपका एक्सप्रेशन मिल गया। r0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4πε0 2Ze² होल अपॉन में 1/2 mu²। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आप चाहो तो ब्रैकेट में इसको उठा करके लिख लेना, क्योंकि आपको समझने में बहुत आसान होगा कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया। इसको हम ऐसे पहले करते हैं छोटा और इनको भेज देते हैं ऊपर,
इतना मेहनत करने के बजाय हम डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं। अरे यार क्या हो रहा है, ब्रैकेट में इसका हम लोग लिख देते हैं W इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R, ठीक है। और इस डायग्राम को लेते आते हैं नीचे और कर देते हैं जूम, ठीक है, समझ में आ गया? तड़ाक से नोट करिए। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहले समझिएगा इसमें क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, उसके बाद लिखिएगा। पहले समझिए सब लोग फटाफट। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? पहला पोस्टुलेट कॉमन पोस्टुलेट है, यही पोस्टुलेट बोहर का भी होगा और यही पोस्टुलेट रदरफोर्ड जी का भी है। पहला पोस्टुलेट ये बोलता है ऑलमोस्ट ऑल द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड इन अ रीजन व्हिच इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां कंसंट्रेट करेगा? न्यूक्लियस में होगा। ये बात बोहर जी भी बोले थे और रदरफोर्ड जी भी बोले हैं, ठीक है। पहला पोस्टुलेट कहां सारा का सारा मास कहां होगा? मास और चार्ज कहां होगा? न्यूक्लियस में। दूसरा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस की जो साइज होगी वो बेटा रेंज होगा, याद रखिएगा, निकालने में भी आपको काम आएगा। वो 10 टू द पावर -14 से लेकर के 10 टू द पावर -15 के रेंज में होगा मीटर। और एटम की जो साइज होगी वो लगभग 10 टू द पावर -10 मीटर में होगा। इसका मतलब देखो न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है। ये है पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है? इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ घूमेगा। कैसे घूमेगा ये नहीं बता रहे थे। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल घूमेगा जिसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी घूमेगा जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया। चौथा बोला कि उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होगा, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होंगे, तो 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव मिलकर के पूरी सिस्टम क्या हो गई? न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब पूरी की पूरी एटम कैसे होगी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। ये बात इन्होंने कहा था, ठीक है। पहला था कि सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां कंसंट्रेट करेगा? न्यूक्लियस में। दूसरा, साइज ऑफ न्यूक्लियस लगभग 10 टू द पावर -14 से 10 की पावर -15 के रेंज में रहेगा। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे न्यूक्लियस की साइज निकालना होगा तो आप लोग अगला जो चैप्टर है न्यूक्लियाई उसमें हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हमारा होता है। बहुत सारे बच्चे निकाल देते हैं 10 की पावर -10, 10 की पावर -6, तो भैया आप न्यूक्लियस की साइज निकाला, साइज यही रेंज में रहेगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। अब वो हमेशा किसके साइज से छोटी होती है? एटम के साइज से छोटी होती है। तीसरा था एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल घूमता रहता है कहां पर? न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये नहीं बोला था कि एक फिक्स पाथ में घूमता रहता है, ये बात बोहर जी बोलेंगे भी, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं ऐसा बोला था। इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। कैसे घूमता रहता है आई डोंट नो, बस घूम रहा है ना। इनकी एक यही गलती थी, यही गलती बेचारे बोल करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया था। बोहर जी का अच्छा तू पकड़ा गया तो गलती पकड़ा गई। वही अभी बताते हैं क्या गलती थी इनकी। चौथा पॉइंट इनका ये था कि उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे इसके चारों तरफ जितने की पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होंगे, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में होंगे। इनकी एक डिमेरिट थी, इनकी एक लिमिटेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ये कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ऐसे घूमते घूमते अपनी एनर्जी लूज करेगी और अल्टीमेटली कहाँ फॉल कर जाएगी? न्यूक्लियस में। यही इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी। किसकी? रदरफोर्ड जी की। यही बात पकड़ लिए थे किसने? बोहर ने पकड़ लिया ये गलती
और फिर अपने पोस्टुलेट्स दे करके, इन्हीं के जुगाड़ पर अपना पोस्टुलेट दे करके डंका बहा लिए कि अब हमने बताया है, तो गलत बताया था। वाकई में थोड़ी सी गलतियों को पकड़ा है ना, थोड़ी सी नहीं, इसको ब्लंडर गलतियां बोला गया था। आगे की ज़माने में देखा जाए तो एक ब्लंडर मिस्टेक बोला गया था एनर्जी, क्योंकि फिजिक्स भी ये कहता है या साइंस भी ये कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एनर्जी लूज करते करते इतना थोड़ा ना लूज करे, एनर्जी कोई तो लूज करेगा, कोई तो बॉडी गेन करेगा, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे नहीं कर रहा था उनके हिसाब से देखा जाए तो उतना डीप नहीं चलना में। तो हेडिंग लिखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फटाफट चारों पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट लिखिएगा, ऑलमोस्ट all the mass of an atom, almost all the mass of an atom and all the positive charges of the atom and all the positive charges of an atom are concentrated in a very small region known as the nucleus of an atom. Are concentrated in a very small region known as the nucleus of an atom. Known as the nucleus of an atom. Second point, the size of nucleus is extremely small. The size of nucleus is extremely small. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 10 to the power minus 14 मीटर से लेकर के 10 to the power minus 15 मीटर, ब्रैकेट बंद, as compared to the size of an atom, as compared to the size of an atom, जिसका डायमीटर होता है 10 to the power, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डायमीटर इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर, एटम के ब्रैकेट में 10 to the power minus 10 मीटर। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है किसके अपेक्षा, एटम के अपेक्षा। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पोस्टुलेट्स लिखिएगा। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, the negatively charged particle known as the nucleus, which revolves around the nucleus, known as the negatively charged particle known as electron, the negatively charged particle known as electron which revolves around the nucleus। हाँ देखो, ऑनलाइन वाले भी जगह हैं सब, हमें लगा कि सो जाते हैं सब। वेरी गुड, कौन बोला था सर? हम बोले थे सर। हाँ वेरी गुड, तुम बहुत तेज लड़के। हम एक दो बार और आपको बता चुके हैं, आप बोले थे। खुश चलो लिखो, बहुत अच्छी लड़की यार, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट द नंबर ऑफ, नेक्स्ट पोस्टुलेट है, द नंबर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, the number of revolving electrons is equal to the number of positive charges, is equal to the number of positive charges in the nucleus, hence atom is electrically neutral, hence atom is electrically neutral। ठीक है, समझ में आ गया चारों पोस्टुलेट्स। एक अगला हेडिंग छोटा सा लिख लेना, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड
atomic model. Limitations of Rutherford atomic model. Limitation of Rutherford atomic model. पहला point, it failed to explain the stability of atom. It failed to explain the stability of atom. Second point, it failed to explain the complex spectrum. It failed to explain the complex spectrum emitted by an atom. Emitted by an atom. मतलब पहला बोला था कि स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे ये स्टेबल है कि नहीं, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस घूमते घूमते कहाँ गिर जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाता है। और कुछ आगे चीज़ें आप लोग स्पेक्ट्रम अगर पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम सिलेबस से निकाला जा चुका है, तो उसमें अल्फा बीटा और गामा, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा रेज पार्टिकल एमिट होती थी, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, तो ये दो इनके लिमिटेशंस थे, कभी पूछे तो लिख देना, नहीं पूछे तो कोई टेंशन नहीं है। तो कल हम लोग मिलेंगे बोहर जी के साथ, और बोहर जी कभी बोर नहीं करते हैं, अच्छा लगता है, एंगेज किए रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं। स्टे होम एंड स्टे से बचो। थैंक यू सर।